यहाँ से हमें दिल्ली पहुँचना है या आप समझ लीजिए न्यूयॉर्क पहुँचना है, तो आज हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ से जाएँगे रेलवे स्टेशन तो अलग व्हीकल लगेगा। फिर वहाँ से ट्रेन को पकड़ेंगे, फिर हम फ्लाइट से जाएँगे, तो ऐसे ही बिज़नेस की जर्नी है। तो पहले कुछ किया, फिर उसको वहाँ एक मंजिल तक पहुँच गए, तो फिर नेक्स्ट, कहीं रास्ता खराब है, एक रास्ते पे बैरियर आ गया, तो क्या हम उस रास्ते को छोड़ देते हैं? नहीं, हम अपने रास्ते को चेंज करते हैं और दूसरे रास्ते से वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो आपका गोल चेंज नहीं होना चाहिए, आप रास्ता चेंज कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं। आपको एक एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें आप किसी बिज़नेस को गाइड किया हो? उस बिज़नेस ने पिछले 1 साल पहले तो यहाँ था, जी, पिछले 1 साल पहले और आज वो यहाँ है। फिर हम बात करें रतन टाटा, अज़ीम प्रेम जी, किसी भी बिज़नेस से हम क्या सीखते हैं ये हमारे ऊपर है, लेकिन सभी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। आज का समय आर्थिक युग है और हर व्यक्ति अपना पूरा ध्यान पैसा कमाने पर ही रखता है। जल्दी और अधिक पैसा कमाने के लिए व्यक्ति सुनी-सुनाई बातों के चलते बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच लेता है। पर बिज़नेस करने वाले को ये पता होना चाहिए, क्या सही में उसे ये ही करना था और उसका गोल क्या है? आज हमारे जो मेहमान हैं, उन्होंने अलग-अलग तरह के 15 बिज़नेस किए। उनके बिज़नेस की यात्रा 9th क्लास से ही शुरू हो गई थी और आज अपने 3 बिज़नेस को लीड कर रहे हैं। इसके साथ ही वो लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं, उनको गाइड भी करते हैं। आज हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित है बिज़नेस कोच, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर गोविंद भादु। तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं बृजमोहन रामावत, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। गोविंद भादु जी, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार सर, बहुत-बहुत धन्यवाद यहाँ इनवाइट करने के लिए। मैं आपको एक लाइन में पूछूं कि गोविंद भादु कौन? लाइफ कोच, बिजनेस कोच या मोटिवेशनल स्पीकर? आदमी का क्या है कि रोल चेंज होता रहता है समय-समय पे, तो अभी मेरा जो है वो है बिज़नेस कोच। अच्छा, इस बिजनेस कोच से पहले क्या थे आप? पहले मेरी जो जर्नी रही है वो एक एंटरप्रेन्योर की रही है, बिज़नेसमैन की रही है और वो एप्रॉक्स 20 इयर्स की जर्नी है, जिसमें अलग-अलग 15 बिज़नेस को मैंने एक्सपीरियंस किया है, लीड किया है। करंटली मैं 3 बिज़नेस रन कर रहा हूँ। तो एक बिज़नेसमैन की जो जर्नी है वो कैसी रहती है उसको समझता हूँ मैं और उसी कारण मैंने ये बिज़नेस कोच के मैं पैसे में आया और इसको स्टार्ट किया। जी, आपने 15 बिजनेस को लीड किया है। 15 अलग-अलग बिज़नेस को किया है, करंटली 3 बिज़नेस को मैं लीड कर रहा हूँ। यानी स्क्रैच से एक बिज़नेस को स्टार्ट किया, बनाया, फिर दूसरे में, तीसरे में एक कंप्लीट जो जर्नी है वो 15 बिज़नेस की रही है। अच्छा, ऐसा क्यों एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में आना पड़ा, तीसरे में आना पड़ा, ऐसा क्यों? ये एक लंबी जर्नी है, जब स्टार्ट किया था तब कोई भी ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं था, तो जो सामने आया उससे स्टार्ट कर दिया। फिर उसको करते गए, फिर दूसरा, तीसरा, लगा कि यार इसमें जो हम चाहते हैं वो मिल नहीं रहा है। जी, जो फ्रीडम चाहिए, जो ग्रोथ चाहिए वो इसमें है नहीं, तो उसको छोड़ दिया। जैसे हमें मान लीजिए आप देखते हैं यहाँ से हमें दिल्ली पहुँचना है या आप समझ लीजिए न्यूयॉर्क पहुँचना है, तो आज हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ से जाएँगे रेलवे स्टेशन तो अलग व्हीकल लगेगा। फिर वहाँ से ट्रेन को पकड़ेंगे, फिर हम फ्लाइट से जाएँगे, तो ऐसे ही बिज़नेस की जर्नी है। तो पहले कुछ किया, फिर उसको वहाँ एक मंजिल तक पहुँच गए, तो फिर नेक्स्ट। आप बैलगाड़ी से न्यूयॉर्क नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल, बिल्कुल, बैलगाड़ी से नहीं पहुँच सकते, पहला आपको व्हीकल चेंज करना ही पड़ेगा। जी, आपके जीवन का पहला बिजनेस कौन-सा था? जी, मेरा पहला बिज़नेस रहा जब मैं 9th या 10th क्लास में था, तो उस समय मैंने तय किया कि मुझे अपना खुद का बिज़नेस करना है। मैं सामान्य फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, मिडल क्लास और फ़ादर और अंकल वो हमेशा बोलते थे कि आप पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, नौकरी करनी है, अगर आप पढ़ोगे तो बढ़िया आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन मुझे लगा पता नहीं कहाँ से कि मुझे अपना बिज़नेस करना है और वो बिज़नेस चाहे छोटे से छोटा हो और जॉब नहीं करना है, चाहे वो कुछ भी हो। तो वहाँ से उस समय की बात है वो 1998 की, तो मैं एक उस समय वीडियो पार्लर हुआ करते थे, वीडियो गेम। तो जी, मैं एक दोस्त के साथ में वीडियो गेम खेलने के लिए गया और वहाँ पे हमने देखा कि वो ₹10 घंटा ले रहे थे आपसे, आपको 1 घंटे वीडियो गेम खेलना है, ₹10 लगेंगे। मैंने कहा यार मुझे बिज़नेस तो करना है, ये अच्छा है, ये स्टार्ट कर सकता हूँ मैं। एक बार हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। तो मैंने कहा कैसे स्टार्ट करते हैं? जब पहले ये पता लग गया कि क्या करना है, तो दूसरा क्वेश्चन आता है हाउ कैसे?
तो फिर मेरे दिमाग में आया कि हम ऐसा करते हैं कि एक वीडियो गेम लेके आते हैं, टीवी हमारे पास में है, एक रूम खाली पड़ा था, वहीं से स्टार्ट करते हैं। और जो दोस्त खेलने जाते थे वीडियो गेम, मैंने उनको बोला कि मैं वहाँ पे आपके ₹10 घंटे के लगते हैं, मैं आपसे सिर्फ़ ₹7 लूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम यहीं पे खेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कुछ पैसे मेरे पास में थे सेविंग, कुछ इधर से उधार लिए और वो स्टार्ट कर दिया बिज़नेस। उस समय आप क्लास 9th में थे। बिल्कुल, बिल्कुल। ये कहाँ की घटना, गाँव की? हाँ, ये गाँव की घटना है, मैं खाजूवाला से बिलॉन्ग करता हूँ, तो वहीं से मैंने ये स्टार्ट कर दिया। और 3 या 4 महीने में जो मैंने अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया था, वो रिटर्न में वापस हासिल कर लिया। बिज़नेस का ग्रोथ 4 महीने में 100% हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये पहला बिज़नेस था। अब उस ₹7 से लाइफ़ में बहुत कुछ बड़ा नहीं होने वाला था। लेकिन वहाँ पे एक फाउंडेशन बनी कि बिज़नेस क्या होता है, कैसे करना है और एक माइंडसेट बन गया कि येस, आई कैन डू इट, मैं भी कर सकता हूँ। फिर 10वीं का रिज़ल्ट क्या रहा? 10वीं पढ़ाई के लिए मेरे लिए नॉर्मल था कि जो भी आता है ठीक है, हम पढ़ते जाएँगे, घरवालों ने बोल रखा है इसलिए पढ़ना है। तो वहाँ पे 50% मार्क्स थे और मैं तो बढ़िया मानता हूँ, तो हो गया तो वो। घरवालों ने कहा नहीं है, क्या ये वीडियो गेम खिला रहे हैं? नहीं, वो बोलते थे लेकिन हमने उनको कन्विंस कर लिया कि मान गए। हाँ, हाँ, वो मान गए। अच्छा, परिवार में बिज़नेस करने वाले लोग हैं या नौकरी पैसा वाले? परिवार के अंदर मेरे फादर वो है एग्रीकल्चर बेस था उनका और अंकल हैं वो लेक्चरर थे। तो बिज़नेस वाला कुछ भी नहीं था, एबीसीडी भी नहीं जानते थे बिज़नेस की और मुझे भी पता नहीं था, लेकिन स्टार्ट किया। आपके जीवन का टर्न मानूँ मैं, तो जी। कब हुआ? टर्न हुआ सर ये 2005 की बात है, जब तक मैं 5-7 अलग-अलग बिज़नेस कर चुका था, होलसेल का, किराना का, बहुत सारा। हम लोग 3 भाई हैं, तो साथ में ही बिज़नेस करते हैं, स्टार्टिंग से ये रहा टीम पावर, भई टीम से अगर हम कुछ भी करेंगे तो अच्छा होगा। तो 2005 की बात है, जब कुछ अलग-अलग 1998 से 5-7 बिज़नेस कर चुके थे, जैसे आपने कहा 100% ग्रोथ, तो कहीं पे अच्छी ग्रोथ मिली, तो कुछ पूँजी भी बन चुकी थी। उसके साथ में वहाँ पे दोस्तों के साथ में मिलके हमने एक अच्छे लेवल पे बिज़नेस स्टार्ट किया, एक मार्केटिंग कंपनी बनाई एफएमसीजी प्रोडक्ट की और उसमें 5-6 दोस्त साथ में थे, कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट किया, एक बड़े लेवल पे बिज़नेस स्टार्ट किया और वो बिज़नेस 9 महीने के अंदर मुझे छोड़ना पड़ा। आपस में ऐसी प्रॉब्लम हो गई, कुछ अंडरस्टैंडिंग की, वो जो साथ में दोस्त थे, वो जल्दी ग्रोथ हासिल करना चाहते थे और मुझे लगता था कि जल्दी कुछ नहीं होगा, हमें एथिक्स से चलना चाहिए। और वहाँ पे ऐसी स्थिति आई कि वो बिज़नेस मुझे छोड़ना पड़ा और जब वो बिज़नेस छोड़ा, तो मैं ज़ीरो पे नहीं आया बल्कि माइनस में चला गया। ओह! क्योंकि जो भी पैसा था वो लगा दिया, मार्केट से जो वैल्यू थी, जहाँ से जो मिल सकता था वो लेके लगा दिया और जब वो छोड़ा, तो पास में कुछ नहीं था। वो बिज़नेस किसके पास रहा? वो बिज़नेस उन दोस्तों के पास में चला गया और हम लोग ज़ीरो पे आ गए। उस बिज़नेस की आज क्या स्थिति है? और बाद में जब उन्होंने उस एथिक्स को छोड़ दिया, तो वो बिज़नेस उन्हें 5 या 7 साल के बाद में बंद करना पड़ा। बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई और आज उनका पता नहीं है वो कहाँ पे हैं। प्रॉब्लम्स का मतलब लिटिगेशन। हाँ, बहुत सारी इसी तरह की प्रॉब्लम्स, लीगल सब कुछ, जी। क्योंकि वो जल्दी करना चाहते थे सब कुछ। जब आपको 9 महीने बाद ये बिज़नेस छोड़ना पड़ा और आपने सारी पूँजी इसमें लगा दी, जी, डिप्रेस हुए आप? बिल्कुल डिप्रेशन होता है एक बार डिप्रेशन हुआ लेकिन फिर अगले पल ये ख़्याल आया कि यार हम तो वहाँ से स्टार्ट हुए हैं ₹7 से, तो अब क्या फ़र्क पड़ता है? ये हम इससे कुछ सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, नई शुरुआत करते हैं। एक बार के लिए आता है लेकिन दूसरे ही पल उससे बाहर निकल गए। क्योंकि मुझे पता था कि जो हमने किया है वो बिल्कुल सही है। रिकवर होने में कितना समय लगा आपको? रिकवरी मीन्स आप खुद को रिकवर होने में? रिकवर होने में 3-4 महीने का टाइम। नया बिज़नेस स्टार्ट बिल्कुल, करना? बिल्कुल नया बिज़नेस स्टार्ट फिर करना। क्या किया आपने? फिर ये ट्रेडिंग के अंदर चले गए, ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से स्टार्ट कर दिया और करना स्टार्ट किया, आगे बढ़ते गए। अच्छा, आप बिज़नेस कोच हो, मुझे एक बात बताओ, एक लोगों में आम धारणा है कि आदमी बिज़नेस चेंज करता है तो वो एक मुकाम पे नहीं पहुँच पाता। जी, यदि शुरू से लेकर के लास्ट तक एक ही व्यापार करे, तो वो बहुत कुछ हासिल कर सकता है। जी। इसके बारे में आपका क्या मानना है? बिल्कुल, अगर हम कंसिस्टेंसी से कोई काम को कर रहे हैं, तो उसमें रिज़ल्ट आना है, ये तो श्योरिटी है। अगर किसी काम को लेकिन अगर कहीं पे हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है और रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि जैसा रिज़ल्ट हम चाहते हैं, वैसा नहीं मिल रहा है, तो हमें अपनी प्लानिंग को चेंज करना चाहिए। अपने गोल को चेंज नहीं करना चाहिए, अपनी प्लानिंग को चेंज करना चाहिए।
व्हीकल को चेंज करना चाहिए। गोल रखो। हाँ, गोल आप एक ही रखिए कि आप न्यूयॉर्क पहुँचना चाहते हैं, तो आप उसमें यहाँ से बाय ट्रेन भी जा सकते हैं, बीकानेर से बाय फ्लाइट भी दिल्ली जा सकते हैं, बाय बस भी जा सकते हैं। और अगर कुछ बीच में जैसे हम जाते हैं, कहीं रास्ता खराब है, एक रास्ते पे बैरियर आ गया, तो क्या हम उस रास्ते को छोड़ देते हैं? नहीं, हम अपने रास्ते को चेंज करते हैं और दूसरे रास्ते से वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो आपका गोल चेंज नहीं होना चाहिए, आप रास्ता चेंज कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। अच्छा, कई बार ये भी देखा जाता है कि अति महत्वाकांक्षी भी अपने व्यापार को छोड़ करके दूसरे व्यापार में चला जाता है। जी। चूँकि आप बिज़नेस कोच हैं, तो आपके साथ या आपके पास जो क्लाइंट आते हैं, आपने ऐसा देखा कि ये अति महत्वाकांक्षी की वजह से एक जमा-जमाया बिज़नेस खराब कर लिया और नए बिज़नेस में चला गया? बिल्कुल, बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। आजकल लोगों में बहुत सारी प्रॉब्लम है कि वो अपना जो उनके पास में बिज़नेस है, उसको देख नहीं पाते, कितनी उसके अंदर स्ट्रेंथ है, कितनी पोटेंशियल है और वो दूसरी चीज़ों को देखते रहते हैं। सोशल मीडिया के भी ज़माना है, मीडिया में भी देखते हैं कि यार उस स्टार्टअप ने इतना बिज़नेस कर लिया, इतनी ग्रोथ कर ली, तो वो दूसरों की तरफ ज़्यादा देखते हैं और कई बार चले भी जाते हैं। लेकिन उनका जो बिज़नेस जमा-जमाया है, उसके अंदर कितनी पोटेंशियल है, वो उसको देख ही नहीं पाते हैं और इसके कारण उन्हें लॉस उठाना पड़ता है। अभी आप 3 बिज़नेस रन कर रहे हैं। जी। अभी उन बिज़नेस की क्या स्थिति है, जिसको आप रन कर रहे हो? बिल्कुल, ये मैंने आपको बताया कि ये 2007 से हमने स्टार्ट किया, उसके बाद में 2008 में हमने इम्पोर्ट का काम स्टार्ट किया और दिल्ली अपना जो है ऑफ़िस स्टार्ट किया। उस समय क्या स्थिति थी कि बीकानेर से इतनी कनेक्टिविटी नहीं थी, होलसेल का बिज़नेस था तो लोग वहाँ पे आते थे। 2008 में वो बिज़नेस स्टार्ट किया तो 2012 तक धीरे-धीरे वो एक अच्छे लेवल पे आ गया। और उसके बाद में 2014-15 के अंदर ऑनलाइन का ज़माना आया, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन होने लगी, अमेज़न, फ्लिपकार्ट ये मार्केट के अंदर आए, ऐसे प्लेयर आए। तो हमने अपने ब्रांड लॉन्च किए ऑनलाइन के अंदर भी, स्किन केयर, हेल्थ केयर इस कैटेगरी के अंदर। और ये सारी चीज़ें करते-करते 2017 के अंदर हमें लगा 17-18 के अंदर जब कोविड आया कि हमें इसको और एक्सपेंड करना चाहिए क्यों हमारे पास में हम 3 भाई हैं, तो एक टीम भी है। और ये करते-करते हमने क्वार्ट्ज मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट किया। तो आज करंट में तीनों अलग-अलग बिज़नेस को हम लीड कर रहे हैं, 100 प्लस लोगों की टीम है। आपको अब आगे कहाँ जाना है? कहाँ तक जाना है? क्या बिल्कुल, क्या विचार कर रखा है आपने? ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको अपनी जर्नी बताई, तो इसमें मुझे लगा कि जो मेरे जैसे बिज़नेसमैन हैं, मेरे को इसमें इतना समय लगा कि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। आपने कहा कि आप बहुत सारे बिज़नेस चेंज किए, तो मैंने कर-कर के सीखा। बहुत सारी गलतियाँ करनी पड़ी, फिर दूसरे से सीखा और पूरा फ़ोकस नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि एक जो एसएमई बिज़नेस ओनर है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आपने जैसे अभी एक चीज़ बोली कि वो कई बार दूसरे बिज़नेस को भी देखता है, तो वो अपनी स्ट्रेंथ को नहीं देख पाता, उसके अंदर पोटेंशियल बहुत सारी है। तो मुझे लगा कि मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए और इसीलिए अब मेरा जो मिशन है ऐसे 2032 तक मैं एक मिशन लेके चल रहा हूँ 10,000 एसएमई बिजनेस ओनर्स की हेल्प करनी है उनके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए उसमें ग्रोथ और फ्रीडम हासिल करने के लिए एज़ ए बिज़नेस कोच। यस तो अभी आप मूल इधर आ गए। जी, जी, मैं पूरी तरह से खुद के बिज़नेस में भी मैं एज़ ए बिज़नेस कोच ही अभी वर्क कर रहा हूँ। उसको मैंने एक सिस्टम पे डाला है, टीम पे डाला है और वही चीज़ मैं दूसरों की हेल्प करता हूँ कि कैसे आप अपने बिज़नेस से फ्रीडम हासिल कर सकते हैं, उसको एक सिस्टम पे ला सकते हैं, तो आप अपना पूरा फ़ोकस ग्रोथ पे कर पाएँ। आपको एक एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं जिसमें आप किसी बिज़नेस को गाइड किया हो जी, और उस बिज़नेस ने पिछले 1 साल पहले तो यहाँ था, जी, पिछले 1 साल पहले और आज वो यहाँ है। जी, मैं बात कर रहा था एक हर्बल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दिल्ली के पास में उनका प्लांट है। तो उनके साथ में मैंने डेढ़ 2 साल पहले काम स्टार्ट किया था, किसी रेफ़रेंस से ही आए थे वो। तो जी। उनकी प्रॉब्लम थी कि हमें मार्केट के अंदर क्रेडिट देना पड़ता है, क्वालिटी नहीं बना पाते। तो उनके साथ में काम करना स्टार्ट किया और लगभग जो उनकी कहाँ पे उसको सेल्स में फ़ोकस करना चाहिए, मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, उनका मैनेजमेंट कैसा हो, इसमें पूरा हैंड होल्ड उनके साथ में वर्क किया और डेढ़ से जो 2 साल का पीरियड है, उसके अंदर उनका सारा जो ऑपरेशन है, वो सारे क्रेडिट उस चीज़ से बाहर आ गए और कम से कम डेढ़ गुना उनका बिज़नेस हो गया है। अच्छा बहादुर सर, आप तो एक बात बताओ कि मैं बिल्कुल गाँव में रहता हूँ, जी, मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है। जी। चूँकि मैं एग्रीकल्चर क्षेत्र से बिलॉन्ग करता हूँ हुँ, हुँ। और मेरे दिमाग में आया कि मुझे ऑर्गेनिक पे काम करना है। जी, आपको मैं यदि एज़ ए बिज़नेस कोच बात करूँ कि आप मुझे गाइड करो, तो
एक छोटा-छोटा एक शॉर्ट सिनेरियो बताओ कि मैं उस बिज़नेस को कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ? उसके अंदर सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी पहले कि आप आपके प्रोडक्ट्स क्या हैं, आप कैसे सेल करना चाहते हैं और कहाँ पे सेल करना चाहते हैं, क्या मार्जिन आप रखना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें समझ के हम उसका एक एक्शन प्लान बना सकते हैं और उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। क्या गाँव में बैठा आदमी महानगर में बेच सकता है सामान? बिल्कुल, बिल्कुल, आज तो सारा कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग सारा कुछ ही कर रहे हैं। जैसे आपने एक जोहो कंपनी का नाम सुना होगा, ठीक है, उनका थोड़ा अलग है, आईटी बेस है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में वो डील करते हैं, तो उनका जो ऑफ़िस है साउथ इंडिया के अंदर एक गाँव के अंदर है अच्छा, और वो इंटरनेशनल कंपनी है। तो आप कहीं भी अभी आज भी उनका ऑफ़िस गाँव में? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल हुँ, और वहाँ से बैठ कर के पूरे वर्ल्ड में काम हम कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में वो काम कर रहे हैं। अच्छा, आजकल जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म आए हैं, चाहे वो अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो या कोई और हो, इन सब में एक ये होता है कि इनका कमीशन बहुत ज़्यादा है। यदि हम इनके साथ डील करते हैं, तो कई मामलों में ये 40 टू 50% तक कमीशन मिल ही जाते हैं। तो सारा मार्जिन तो वो खा जाते हैं। जी, बिल्कुल सही है आपकी बात क्योंकि वो एक मार्केट एक्वायर कर रहे हैं, उनकी कॉस्ट लग रही है, वो सारा गूगल के ऊपर अपना ऐड करते हैं और डिस्काउंट वगैरह ऑफ़र्स डील चलाते हैं, तो उनको उतना कमीशन रखना पड़ता है। तो हमें उसके हिसाब से अपनी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, अपने प्रोडक्ट्स को वैसे पोज़ीशनिंग करनी पड़ेगी और कैसी कंडीशन है, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो हम उसमें भी काम कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप उस पे काम नहीं करें, तो आप अपनी वेबसाइट से भी जा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा टिपिकल रहता है, उसकी मार्केटिंग करना, उसमें भी आपको फिर फ़ेसबुक या गूगल इनको यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन वो उनकी जो है यूएसपी ये है कि उनके पास पहले से ही एक मार्केट है, उनके पास में करोड़ों में कस्टमर हैं। जैसे ही आप अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे पोज़ीशन करेंगे, तो आपके पास में इतने कस्टमर होंगे, कस्टमर नहीं लाना पड़ेगा आपको, इसलिए वो कमीशन लेते हैं। वो मेहनत आपको नहीं करनी, हाँ, वो मेहनत नहीं वो करनी ऑलरेडी पड़ेगी। कंपनियों ने कर रखी बिल्कुल, है। बिल्कुल, उन्होंने कर रखी है और उसके लिए उन्होंने पैसा खर्च किया है, टाइम खर्च किया है। उनके पास बड़ी टीम है, बिल्कुल एक्सपेंडिचर उनका और उस इसीलिए वो लेवल का आपसे है। चार्ज करते हैं। हर चीज़ की एक कीमत होती है। जी। कीमत चुकाए बगैर कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, मैं थोड़ा-सा हट के सवाल करूँगा। आपके साथ 2 चीज़ें और जुड़ी है, लाइफ कोच की और मोटिवेशनल स्पीकर की। जी। आपने लाइफ कोच रहते हुए क्या काम किए? किस प्रकार से आप कोच करते थे? बिल्कुल, लाइफ़ कोच और बिज़नेस कोच एक ही चीज़ है। जब मैं किसी बिज़नेस ओनर्स के साथ में काम करता हूँ, तो उनकी फैमिली इश्यूज़ क्या है, कैसे वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, उनके लाइफ़ के गोल क्या हैं, रिलेशन को कैसे इम्प्रूव करना चाहते हैं, पर्सनल लाइफ़ को कैसे इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों पे काम करते हैं। और मैंने अभी 50 से ज़्यादा सेमिनार किए हैं, शेप योर ड्रीम के नाम से मैं सेमिनार करता हूँ, जिसमें मैं युवाओं से कनेक्ट करता हूँ कि कैसे वे अपने सपनों तक पहुँच सकते हैं। तो मैंने एज़ ए मोटिवेशनल स्पीकर या लाइफ कोच 50 से ज़्यादा सेमिनार किए हैं और हज़ारों युवाओं से कनेक्ट किया है। उसके साथ-साथ में मेरे जो आर्टिकल्स हैं, वो देश के नेशनल पेपर, दैनिक जागरण, अमर उजाला इन सभी में छपते हैं। अच्छा, अभी भी आप सेमिनार्स करते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल सेमिनार करते हैं। उस सेमिनार्स का मॉड्यूल क्या रहता है? मॉड्यूल अभी जो मैंने सेमिनार किए हैं वो कॉलेज, किसी भी संस्था के साथ में रहता है और ढाई से 3 घंटे का सेमिनार होता है और उसमें यूथ के साथ में कनेक्ट करते हैं और एक प्रेज़ेंटेशन रहती है कि कैसे आप अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। शेप योर ड्रीम। मोटिवेशनल स्पीकर आप खुद हैं। जी। आप आइडल मोटिवेशनल स्पीकर किसको मानते हो? आप अपने हिसाब से, आपका फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर कौन है? अगर मैं ये बात करूँ कि मोटिवेशनल स्पीकर या इंस्पिरेशनल स्पीकर, जी। अगर आप किसी चीज़ को फ़ॉलो करते हैं या आपका उसमें बिलीफ है और आप किसी दूसरे को वैसा करने के लिए इंस्पायर कर सकें, वो इंस्पिरेशनल स्पीकर है या कुछ भी आप बोल सकते हैं, कोई भी टैग लगा सकते हैं। चूँकि बिज़नेस में आपको लंबा समय हो गया। आपने खूब बिज़नेसमैन की जीवनी पढ़ी होगी, उनका संघर्ष देखा होगा। जी। सिखाने वाला संघर्ष किस बिज़नेसमैन का है आपके हिसाब से? देखिए, ये तो हम अगर आस-पास देखें तो बहुत सारे आपको एग्ज़ाम्पल मिल जाएँगे। अगर हम बीकानेर में देखें तो बीका जी या हल्दीराम, इन्होंने बिल्कुल छोटे से स्टार्ट किया था। एक कढ़ाई के अंदर भुजिया बनाते थे और आज इंटरनेशनल वो कर रहे हैं। फिर हम बात करें रतन टाटा, अज़ीम प्रेम जी, किसी भी बिज़नेस से हम क्या सीखते हैं ये हमारे ऊपर है, लेकिन सभी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। आपका फ़ेवरेट बिज़नेसमैन कौन है? रतन टाटा, रतन टाटा ही क्यों? क्योंकि उनकी जो वैल्यूज़, एथिक्स हैं वो बहुत हाई हैं। वो सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं। जैसे
जब आपको याद है ताज होटल पे जो अटैक हुआ था। अटैक हुआ था, तो रतन टाटा वहाँ पे खुद मौजूद थे और जितने ही लोग उसके अंदर मर गए थे, तो वो सबके घर पे पर्सनली मिलने के लिए गए थे। तो वो सिर्फ़ ये नहीं है कि कैसे भी करके हम सिर्फ़ पैसा कमा लें। वो अपने कस्टमर्स यानी एम्प्लॉइज़ को अपनी फैमिली मानते हैं, उनकी वैल्यूज़ सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन करना, चाहे वो कोविड में हो, किसी भी मैटर में हो, देश के लिए उनका योगदान है, वो रियल में रतन है। आपके पारिवारिक बैकग्राउंड की यदि हम बात करें, जी। तो आप जब बिज़नेस चलाना स्टार्ट किया या बिज़नेस स्टार्ट किया, तब आप घर से कितने रुपए लेकर आए थे? घर से तो मैंने जब आपको बताया कि ये जब वीडियो गेम का और ये काम स्टार्ट किया, तो 400-500 रुपए से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी। और फिर जब मैंने कहा 2005 में हमने काम स्टार्ट किया, तो घर से 2-3 लाख रुपए लिए थे उस समय। उसके बाद नहीं लेना पड़ा। हाँ, अगर कहीं ज़रूरत पड़ा है तो लिया ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बड़ा वो कोई बैकग्राउंड था नहीं, ऐसा कुछ बड़ी पूँजी या ऐसा वहाँ से घर से नहीं। आगे जब ज़ीरो पे चले गए तो फिर सारा खुद ही क्रिएट किया है। अच्छा, आप नए जो बिज़नेसमैन हैं, ऐसे किसी आदमी ने व्यापार किया और फेल हो गया, जी, असफल होना ही कहेंगे आप? बिल्कुल, बिल्कुल। वो उस समय बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाता है, अवसाद में चला जाता है और वो सोचता है नहीं यार, ये बिज़नेस अपने बस का रोग नहीं है, हमें तो कोई नौकरी करनी चाहिए, वो गवर्नमेंट मिल जाए तो ठीक, नहीं तो प्राइवेट कर लेते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो कैसे अपने आप को ग्रो रखें, उस समय अपने आप को कूल कैसे रखें? वो देखिए आपके गोल पे डिपेंड करता है कि आपका गोल जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। आप वो बिज़नेस कर रहे हैं, क्या आप किसी दूसरे से इंस्पायर होके कर रहे हैं कि मेरे दोस्त ने कर लिया या कोई हमारे आस-पास समाज में कोई व्यक्ति कर रहा है, तो यहाँ पे मुझे कर लेना चाहिए, ये अच्छा चलता है। वहाँ पे हमारे पास में फ्रीडम है, उसके पास में पैसा है, उसका लाइफ़स्टाइल ऐसी है, क्या आप इसके लिए बिज़नेस कर रहे हैं या आप रियल में करना चाहते हैं? आपका वो गोल कितना स्ट्रॉन्ग है, वो ही आपको उस फेलियर की कंडीशन में इंस्पायर करेगा। अगर आपने किसी से देख के ही बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है, आपकी इंस्पिरेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप जल्दी हताश हो जाएँगे। लेकिन अगर आप फिर भी आपका गोल स्ट्रॉन्ग है और आपके अंदर फेलियर आ रही है, तो मुझे लगता है वो तो हमें सिखाने के लिए आ रही है। वहाँ से हम सीख सकते हैं कि यहाँ पे कौन-कौन सी कमी रही थी हमारी, उस कमी को दूर करें और आगे बढ़ें। जो भी एरर आ रहा है उसको फिक्स करें और आगे बढ़ जाएँ। नहीं बहादुर सर, आप और मैं जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, उस एरिया में तो हम एक दूसरे का बिजनेस देख कर ही आगे बढ़ेंगे। हमने आईआईटी की है, ने हम दिल्ली पढ़े हैं, जी। तो आइडियाज कहाँ से आएंगे? नहीं आइडियाज तो आइडिया आसपास से ही आएंगे। जी, जी। आइडियाज़ की बात नहीं कर रहा मैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो बिज़नेस बनने में हमेशा समय लगता है। अगर आप इस मंतव्य से आए हैं कि मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, साल भर में ऐसा हो जाएगा, मेरे को वैसी लाइफ़स्टाइल मिल जाएगी, तो ये नहीं होने वाला है। उसको आपको कम से कम 3 से 4 साल देने पड़ेंगे। 1000 दिन का टारगेट रहता है। 1000 दिन अगर आप किसी भी चीज़ को दे देते हैं, तो उसमें आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो आपको कम से कम ये मानना चाहिए कि मुझे 1000 दिन उसमें समय देना पड़ेगा। फिर अगर आपका बैकग्राउंड ऐसा है, तो आपको सीखना पड़ेगा। आप जब गलतियाँ करेंगे, तो मैं कैसे सीख सकता हूँ? दूसरे जो एक्सपर्ट हैं, उनसे सीखना पड़ेगा। आप वहाँ से सीख के और नई चीज़ें अपने बिज़नेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइडिया तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन आपको लगातार सीखना पड़ेगा, फेलियर के लिए तैयार रहना पड़ेगा और सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ तो फर्स्ट डे आपको सैलरी आने वाली है। बिज़नेस में ऐसा नहीं होने वाला है। वहाँ पे आपको समय लगेगा। आपने सीखने की बात करी तो आपने जीवन में खूब सीखा है। जी, जी। आपको एक छोटा पिन पॉइंट मिला कि यार मैं जा रहा था और वहाँ एक गाड़ी में जा रहा था और एक बच्ची भीख माँगने वाली थी, वो मेरे पास आई और मैंने उसको ₹10 दिए। उस समय मैंने ये चीज़ सीखी। ऐसा कोई आपके जीवन में कोई घटना घटी है? नहीं, ऐसा बहुत बार होता है कि अगर हम बिज़नेस की सीखने की बात कर रहे हैं, तो ये लर्निंग तो डे टू डे चलती रहती है, चाहे बिज़नेस की हो या लाइफ़ लर्निंग। जैसे आपने कहा कि कोई भीख माँगने वाला आया, अब देखा कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, ट्रेन में प्रोडक्ट बेच रहा है और वो उसको किस तरह से बेच रहा है, 2 के साथ आप 1 फ्री ले लो या इतने रुपए में ले लो, तो हर जगह हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता ही रहता है। बशर्ते सीखने की ललक हाँ, आप सीखने की आप में ललक होनी होनी चाहिए। चाहिए आप में। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, वहाँ से भी बहुत सारा कुछ सीख सकते हैं। बुक्स बहुत ही अच्छी चीज़ है, वहाँ से आप सीख सकते हैं। बुक्स पढ़ते हैं आप? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं बुक्स पढ़ता हूँ। आपकी फ़ेवरेट बुक्स कौन-सी? रिच डैड पुअर डैड, क्यों से करें शुरुआत,
बहुत सारी ऐसे बुक्स हैं जो कंटिन्यूस सेल्फ हेल्प, फाइनेंशियल, बिज़नेस, इनसे रिलेटेड बुक्स पढ़ता हूँ मैं। अच्छा, एक किताब को आपने 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसे पढ़ी है? हाँ, बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें मैंने आपको कहा कि रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी और हर व्यक्ति को ये पढ़नी चाहिए। क्योंकि हमारे जो भी स्कूल, कॉलेज हैं, वो हमें ये चीज़ कभी नहीं सिखाते हैं कि आपको पैसे के साथ में कैसे डील करना है। लेकिन जब ये बुक मैंने पढ़ी तो पूरी तरह से ये टर्निंग पॉइंट था, लाइफ़ चेंजिंग थी कि हमें पैसे के बारे में कैसे सोचना है और ये बुक मैंने काफ़ी बार पढ़ी है। आप लोगों को सजेस्ट करते हो इसको? हाँ, बिल्कुल, हर किसी को पढ़ना चाहिए, वो चाहे स्टूडेंट है, हाउसवाइफ़ है या आप जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, हर किसी को ये बुक पढ़नी चाहिए। अच्छा, नौकरी करने वाले को भी पढ़ना चाहिए? हाँ, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, तो वो आपको सिखाती है कि आपको पैसे के साथ में कैसे डील करना है, पैसा कैसे काम करता है। क्योंकि जब हम स्कूल में जाते हैं, हमें कभी भी ये नहीं सिखाया जाता। हम घर में भी देखते हैं, अगर कोई माँ-बाप बात कर रहे हैं, तो बेटे को पैसे की जैसे ही बात कर रहे हैं, बेटा या बच्चा कोई आया तो वो चुप हो जाएँगे कि इसके सामने पैसे की बात नहीं करनी है। और तो हम जबकि करनी होती है। हाँ, लेकिन हम उसको पैसे के बारे में कुछ सिखा ही नहीं रहे हैं और सबसे ज़्यादा उसको जो आगे लाइफ़ में डील करना है, वो पैसे से ही डील करना है। अगर उसको बेसिक्स ही पता नहीं है कि पैसा कैसे काम करता है, इसीलिए हम देखते हैं ना आजकल ज़्यादातर लोग लोन के चक्कर में फँसे हुए हैं। छोटा एक नौकरी-पेशा आदमी है, वो उसका अगर वो ₹10,000 भी कमा रहा है तो उसका 8,000 तो उसमें ईएमआई में जा रहा ईएमआई है। में जा रहा है। तो ये सारा अगर पैसे की आपको समझ आ गई, तो आप बाकी सारी चीज़ों से आसानी से डील कर सकते हैं। अच्छा, छोटे व्यापारियों को आप डील करते हो, उनको बड़ा बनाने का काम करते हैं। जी, जी। उनकी मेन समस्या क्या होती है? कॉमन समस्या की यदि हम बात करें? बिल्कुल, जो मेन व्यापारियों की कॉमन समस्या है कि वो ग्रोथ के अंदर फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट यानी नया प्रोडक्ट कैसे लाना है, क्योंकि वो डे टू डे ऑपरेशन में फँसे हुए हैं। आज इसका बिल काटना है, उसका पेमेंट करना है, फायर फाइटिंग जिसको मैं बोलता हूँ, जी। कि आग बुझाने में लगे हुए हैं। जैसे ही वो ऑफ़िस में जाएँगे, कोई एम्प्लॉयी आएगा कि सर वो क्लाइंट आया हुआ है, उसके साथ में ये करना है, वो प्रोडक्ट खत्म हो गया है, वो मशीन बंद हो गई है, तो वो दिन भर उसी चीज़ में लगे रहते हैं, फायर फाइटिंग के अंदर। लेकिन आप एक बड़े बिज़नेस कॉर्पोरेट को देखेंगे तो वहाँ पे एक सिस्टम होता है, अलग-अलग चीज़ें अपनी जगह पे काम करती है। तो छोटे व्यापारी की समस्या ये है कि वो उन सारी चीज़ों में उलझा हुआ है और इसके लिए वो अपने उसका जो टैलेंट है, उसकी स्ट्रेंथ है, उस पे फ़ोकस ही नहीं कर पा रहा है। आप इस पॉइंट्स को पकड़ते हैं जी, जी, जी। और इस पर काम करते हैं। हाँ, मैं 2 चीज़ों पे काम करता हूँ। मुझे लगता है कि छोटे बिज़नेस ओनर की एक प्रॉब्लम है, वो है बिज़ीनेस। वो बिज़ीनेस के अंदर है, बिज़नेस में नहीं है। वो सेल्स भी खुद देख रहा है, अकाउंटिंग भी खुद देख रहा है, मार्केटिंग भी खुद देख रहा है, टीम को भी देख रहा है, परचेज़िंग भी देख रहा है और अगर वो 4 दिन ऑफ़िस नहीं जाए, तो ऐसे लग जाता है जैसे पहाड़ टूट गया है। अगर वो वेकेशन पे अपनी फैमिली के साथ चला जाता है, तो बच्चों के साथ कम रहता है, फ़ोन पे ज़्यादा रहता है। तो उसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है बिज़ीनेस। तो बिज़ीनेस से बिज़नेस में कैसे लाया जाए, इसमें मैं हेल्प करता हूँ। दूसरा है कन्फ्यूज़न। छोटा व्यापारी है, वो हमेशा कन्फ्यूज़न में रहेगा। ये प्रोडक्ट लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? इस एरिया में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वो डिसीज़न नहीं ले पाता है और डिसीज़न नहीं लेगा तो इम्प्लीमेशन नहीं हो पाता है। तो मैं हेल्प करता हूँ कि कैसे वो कन्फ्यूज़न से क्लैरिटी तक जाए। उसको क्लैरिटी हो जाए, इम्प्लीमेंट कर दे। सारी स्ट्रेंथ उसी के पास है, उसी के अंदर है, उसी के बिज़नेस के अंदर है। मैं तो हेल्प करता हूँ उसकी वीकनेस को हटाने में, उसकी स्ट्रेंथ को आगे लाने में। गोविंद जी, आप हमारे यहाँ पधारे। आपने खूब सारी जानकारियाँ हमारे साथ साझा की। आपका बहुत-बहुत आभार। थैंक यू सर, धन्यवाद बहुत-बहुत।